नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और मैं विक्रम कुमार वर्मा आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास जो होगी हम लोगों की अभ्रंश साहित्य पे होगी, जो आदिकाल से संबंधित है और उसमें हम लोग कुछ फैक्ट्स जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। और आज हम लोग की जो क्लास होगी वो हेमचंद पे होगी। आप लोग हेमचंद का नाम सुना ही होगा, तो आइए कुछ बातें हम लोग हेमचंद पे करते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए, हेमचंद, उनका नाम था हेमचंद। तो आइए इनसे संबंधित कुछ हम लोग फैक्ट्स देखते हैं और कुछ नोट्स तैयार करते हैं इनसे, हेमचंद से संबंधित। तो इनमें हम लोग जब बात करते हैं हेमचंद पे, तो सबसे पहला बात कि इनका जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों 1088 में इनका जन्म माना जाता है। तो इनका आप लोग नोट कर लीजिए, पहला कि 1088 में जन्म, जो कॉमन बात है दोस्तों। ये चूँकि अब तो ज़्यादातर ऑनलाइन में पूछ नहीं रहा है, लेकिन हाँ हो सकता है कि जन्म काल के अनुसार अगर पूछ दे क्वेश्चन कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का क्रम आप रखिए या क्रमानुसार बताइए, तो फिर वहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल ये भी एक पैटर्न चला है ना कि क्रम अनुसार कवियों का सही क्रम बताइए, सही क्रम बताइए, और फिर वहाँ पे नाम दे देता है पुष्यदंत, हेमचंद, सारंगधर और फिर तमाम कवियों के नंद कवि, तो दे देगा आगे पीछे और पूछेगा कि जन्म काल के अनुसार आप सही का क्रम बताइए कि कौन सा क्रम सही है। तो फिर उस जगह पे जन्म जो समय है उसको जानना जरूरी हो जाता है। तो ये है 1088 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगला जो बात करते हैं तो ये जैन आचार्य थे। तो ये जैन परंपरा के कवि थे। तो आप लोग लिख लीजिए, जैन आचार्य थे ये। तो अगला पॉइंट है जैन आचार्य थे, ठीक, जैन है, आप लोग नोट कर लीजिए, जैन। अगला जो पॉइंट आता है तो नोट कर लीजिए आप लोग कि इनको प्रकृति का पाणिनि कहा जाता है। और ये चीज कई बार पूछ चुका है कि प्रकृति का पाणिनि किसे माना जाता है, तो हेमचंद को। तो आप लोग लिख लीजिए कि प्रकृति का पाणिनि, तो प्रकृति का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो हेमचंद को। हेमचंद को प्रकृति है दोस्तों, प्रकृति का पाणिनि कहा जाता है, ना कि प्रकृति का दोस्तों। तो प्रकृति का इनको पाणिनि कहा जाता है, ठीक। आइए हम लोग अगला जो चीज़ इनके बारे में जानते हैं। तो अगला पॉइंट है इनके बारे में कि इन्होंने ये गुजरात के सोलंकी राजा के दरबारी कवि थे दोस्तों। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये गुजरात के सोलंकी राजा, आप लोग चाहें तो नोट कर लीजिए, हाँ नोट कर लीजिए आप लोग कि गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज और उनके भतीजे थे जिनका नाम था कुमारपाल। तो ये भी नोट कर लीजिए। और इनके भतीजे जो थे कुमारपाल के दरबार में रहते थे दोस्तों। तो आप लोग लिख लीजिए कि राज दरबार में रहते थे। तो आप लोग चाहे तो 2 लाइन में आप लोग लिख लीजिए कि ये गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज और उनके भतीजे थे इनके दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पे ब्लड रिलेशन दिखा दीजिए, भतीजे, रुकिए, यहाँ पे आप लोग दिखा दीजिए ये कौन थे, कुमारपाल, तो भतीजा, तो भतीजे के दरबार में रहते थे, राज दरबार में रहते थे। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए कि गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज और कुमारपाल जो उनके भतीजे थे के दरबार में ये रहते थे, ठीक। तो ये रहा एक पॉइंट। अगला पॉइंट आप लोग हेमचंद के बारे में नोट कीजिए कि इनकी एक जो पुस्तक थी व्याकरण की, उसका नाम था हेमचंद शब्दानुशासन। तो नोट कर लीजिए कि हेमचंद सिद्ध
हेमचंद शब्दानुशासन, और ये कई बार पूछ चुका है दोस्तों पुस्तक का नाम कि इस पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। तो ये इनकी जो पुस्तक है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी चीज़ भी इनके बारे में जो हम लोग जान रहे हैं वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये कहीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये चीज़ें हैं। ये है प्रकृति का पाणिनि, और उनकी पुस्तक के नाम बार बार पूछ देता है। ये बहुत कम पूछता है कि किसके दरबार में थे या जन्म कब हुआ था, लेकिन इनकी पुस्तक का क्या नाम है और प्रकृति का पाणिनि किसे कहा जाता है, ये कई बार पूछ चुका है। आइए इनकी कुछ पुस्तकें हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं, तो इनकी रचनाओं के बारे में। तो आइए इसको अगर हटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद इनकी पुस्तकों को नोट करवाते हैं। तो अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो हटा रहे हैं इसको। सॉरी। आइए इनकी जो कुछ पुस्तकें हैं तो उन पुस्तकों का नाम जानते हैं। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए पुस्तकों या रचनाओं के नाम। तो हेमचंद की कुछ पुस्तकें या रचनाएं हैं। तो आइए हम लोग क्रम वाइज जानने की कोशिश करते हैं। तो कुमार पाल चरित्र जो पहला इनका रचना है, कुमार पाल चरित्र। अब आप लोगों के माइंड में एक चीज़ क्लियर हो गया होगा, जो अभी हम बात किए कि गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज और उनके भतीजे कुमार पाल के ये राज दरबार में रहते थे। ठीक, तो इन्होंने कुमार पाल क्यों लिखा, तो यहाँ से आप लोग की एक डाउट तो क्लियर हो गया होगा ऑटोमेटिक कि ये जब दरबार में रहते थे और पहले के जो कवि रहते थे वो दरबारी कवि रहते थे, अपने राजा का गुणगान करते थे। तो इससे कहीं एक वो लिंक बैठता है कि हाँ, इन्होंने अपने जो राजा थे उनके बारे में जो पुस्तक लिखी वो कुमार पाल चरित्र है। ठीक, तो एक चीज़ यहाँ से मोटा मोटा जो थोड़ा सस्पेंस रहता है कि इस पुस्तक के पीछे लिखने का वजह या क्या होगा, वो चीज़ यहाँ से डाउट क्लियर हो गया। अगली जो बात करते हैं पुस्तक की, तो योगा शास्त्र है। तो आप लोग नोट कर लीजिए योग शास्त्र। अगली पुस्तक का इनका नाम है योग शास्त्र। आइए, तो ये रहा अगला पुस्तक योग शास्त्र। अगला जो हम लोग बात करते हैं तो प्रकृति व्याकरण। तो आप लोग नोट कर लीजिए प्रकृति व्याकरण। तो ये रहे 3 रचनाओं के नाम। आगे चलिए हम लोग इसमें बढ़ते हैं। तो छंदोनुशासन। तो अगला जो पुस्तक है इनका छंदोनुशासन। और फिर इसी में आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने लिखा है देसी जय माला कोश। तो आप लोग नोट कर लीजिए देसी जय माला कोश। तो ऐसे है दोस्तों पुस्तक का नाम देसी जय माला कोश। आगे हम लोग बात करते हैं तो एक चीज़ जान ही चुके हैं कि इनको प्रकृति का पाणिनि कहा जाता है। अब एक लाइन और है, आप लोग इनके बारे में चाहे तो जान लीजिए कि आप लोग रचनाओं को तब तक नोट कर लीजिए कि सॉरी दोस्तों, पुस्तकों की रचनाओं के नाम है कुमार पाल चरित्र, योग शास्त्र, प्रकृति व्याकरण, छंदोनुशासन और देसी जय माला कोश। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक लाइन और है इनके बारे में, आप लोग नोट कर लीजिए कि अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान एक द्वयश्रम काव्य की भी रचना की। तो आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए कि अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने व्याकरण के उदाहरण के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान, भट्टी दोस्तों जी, तो भट्टी के समान ये टा है, भट्टी के समान एक द्वयश्रम
द्वयश्रम काव्य की रचना की। तो अगला पॉइंट यह है कि इनकी जो पुस्तक थी सिद्ध हेमचंद अनुशासन, अभी जो हम लोग बात किए थे वो व्याकरण पुस्तक थी। तो उसके उदाहरण के लिए इन्होंने एक भट्टी के समान, ये भट्टी है, भट्टी के समान एक द्वयश्रम काव्य की रचना की। तो दोस्तों ये रहा इनके बारे में कुछ मोटा मोटा फैक्ट्स, तो आप लोग नोट कर लीजिए। आइए हम लोग बात करते हैं अगले एक कवि है, उनके बारे में 2-4 लाइन है, तो बस उनको नोट कर लेते हैं। इसके बाद कि सोमप्रभ सूरी, आप लोग नाम सुने होंगे, तो उनके बारे में हम लोग 1-2 पॉइंट नोट कर लेते हैं। हेमचंद के बाद सोमप्रभ सूरी अभ्रंश साहित्य के ही वो भी हैं। तो आइए हम लोग नाम नोट करते हैं, आप लोग नाम नोट कर लीजिए। सोमप्रभ सूरी, तो आइए इनके बारे में भी 2-4 बातें जानते हैं कि कौन कौन सा फैक्ट्स है भाई बचा हम लोग के पिटारे में सोमप्रभ सूरी के लिए। तो सबसे पहला भाव कि इनका उदय 1252 ईस्वी के आसपास हुआ था। तो आप लोग नोट कर लीजिए। आविर्भाव 1252 ईस्वी के आसपास। तो आविर्भाव 1252 ईस्वी। अगला जो पॉइंट नोट करना है, इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये जैन कवि थे, तो प्रसिद्ध जैन कवि थे, तो आप लोग नोट कर लीजिए जैन कवि थे। हेमचंद भी जैन कवि थे। तो ये रहा। आगे हम लोग नोट करेंगे। तो अगला है कि कुमार पाल प्रतिबोध नाम का इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। तो इनके ग्रंथ का नाम क्या था? कुमार पाल प्रतिबोध। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, कुमार पाल प्रतिबोध। और इसकी रचना कब की थी? तो इन्होंने 1241 विक्रम संवत में इन्होंने इसकी रचना की थी। ठीक, तो दोस्तों ये रहा कुछ इनके बारे में मोटा मोटा पॉइंट। और तो दोस्तों और इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। तो चलिए अब हम लोग आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में कुछ ऐसे ही फैक्ट्स लेके। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण और फैक्ट लेकर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।